इस क्लास में हम लोग सीबीएसई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर, रिलीजन और कास्ट यह एक सोशल डिफरेंसेस है जो हमें समाज में देखने को मिलता है। इन सोशल डिफरेंसेस की वजह से हमारे समाज में सोशल डिवीजन और इनइक्वलिटी क्रिएट होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे कि कैसे समाज में जो जेंडर है, रिलीजन और कास्ट के आधार पे जो डिफरेंसेस है, कैसे हमारे समाज में इनइक्वलिटी को क्रिएट करता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम यह भी समझ पाएंगे कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह के सोशल डिफरेंसेस अच्छा है या बुरा है। पहला टॉपिक हमारे पास है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पे जेंडर का मतलब बायोलॉजिकल टर्म मेल और फीमेल से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे जेंडर का मतलब समाज में सामाजिक असमानताएं या सोशल डिफरेंसेस से है, और यह सोशल डिफरेंसेस समाज के द्वारा हमें हमारे दिल और दिमाग में बचपन से ही डाल दिया जाता है। कैसे डाला जाता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़का रोता है, तो उसकी माँ यह कहकर उसे चुप कराती है कि तटपूर्वक लड़का है, लड़का कहीं रोता है क्या, लड़की के जैसा रो रहा है, लड़के बहादुर होते हैं और बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। दूसरी बात, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर आज भी हम बहुत सारे फैमिली में देख पाते हैं। इसका मतलब लड़के और लड़कियों के काम बचपन में ही यह डिसाइड कर दिया जाता है कि लड़कियां यह काम करेगी और लड़के यह काम करेंगे। जैसे लड़कियों के जिम्मेदारी में यह काम दिया जाता है कि वह घर के कामकाज जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना और बच्चों का पालन पोषण करना महिलाओं के जिम्मेदारी में दी जाती है, जबकि पुरुषों से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वो घर के बाहर के कामकाज को देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि घर के काम काज जो महिलाएं करती है वह काम पुरुष नहीं करते हैं। जब पुरुष को यही काम करने के पैसे मिलते हैं तो वह यह काम करते हैं। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बहुत सारे होटलों में जो शेफ का काम होते हैं, खाना बनाने का काम जो करता है वह पुरुष करता है। अब यह भी बात नहीं है कि महिलाएं सिर्फ घर के अंदर के कामकाज करती है, घर के बाहर के कामकाज भी करती हैं। जैसे बहुत सारे गांव के इलाके में हम देख सकते हैं कि महिलाएं घर के बाहर जाती है पानी लाने, घर के बाहर जाती है लकड़ी इकट्ठा करने, और बहुत सारी महिलाएं तो खेतों में भी जाती है फसल को उगाने या फिर फसल खेती करने। ये तो गांव की बात हम देखें। शहर में भी महिलाएं घर के अलावा घर के बाहर भी कामकाज करती है, डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में और नौकरी के रूप में। तो ये हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष के काम बटे हुए हैं, और महिलाएं घर के अंदर के साथ बाहर के कामकाज भी करती है और पुरुष घर के बाहर के कामकाज करते हैं। अब बात यहाँ पे यह आती है कि जो महिलाएं काम करती है घर के बाहर और घर के अंदर, उसके काम को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना वैल्यू पुरुषों के काम को दिया जाता है। तो इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम यह समझ पा रहे हैं कि कैसे समाज हमारे दिल और दिमाग में बचपन से यह सेट कर दिया जाता है या सेट करती है कि महिलाओं के द्वारा किया गया काम क्या है, महिलाएं कौन सी काम करेगी और पुरुष कौन से काम नहीं करेंगे या करेंगे। इस तरह के सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यह निकला कि जिस दुनिया में महिलाएं और पुरुष दोनों का संख्या लगभग बराबर है, फिर भी जितने भी पब्लिक अफेयर्स होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, उसमें महिलाओं का संख्या नेग्लिजिबल हो गया। पुरुषों को पार्टिसिपेट करने का पब्लिक अफेयर्स में शुरू से ही अलाउंस मिला, वोट देने का अधिकार मिला, पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जिसकी वजह से महिलाएं बहुत ही पीछे रह गई। तो महिलाओं ने यह देखा कि कैसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा है। तो इसको देखते हुए उन्होंने एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से उन्होंने मूवमेंट की शुरुआत की और डिमांड किया कि उन्हें भी वह राइट्स मिले जो पुरुषों को मिलता है। और इस तरह से जो मूवमेंट शुरुआत किया गया महिलाओं के द्वारा लीगल राइट्स के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, एजुकेशन के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, उन्हें फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला गया। इस फेमिनिस्ट मूवमेंट का रिजल्ट यह निकला कि समाज में महिलाओं की भूमिका थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, और इम्प्रूव इस हद तक हुआ कि आज हम वुमेन को एक साइंटिस्ट के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, मैनेजर्स के रूप में, यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर के रूप में देख पा रहे हैं।
वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी देश हैं जहाँ पे महिलाओं का जो वर्चस्व है बहुत ही कम है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड, बाकी सारे देशों के मुकाबले यहाँ पे महिलाओं का जो रोल है, भूमिका है, बेहतर है। एक आइडियल वुमन हम किस तरीके से देख पाते हैं या समझ पाते हैं, अलग-अलग इंडस्ट्री के लिए, अलग-अलग वर्क के लिए समझते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन फिगर यहाँ पे बना हुआ है। टीवी सीरियल मेकर के लिए एक वैसी महिला चाहिए होती है जो टीवी सीरियल को देख करके, उसके ऐड को देख करके इमोशनल अटैचमेंट करे और उसके प्रोडक्ट को परचेज करे। एक फैशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही सुंदर महिला की ज़रूरत होती है। वहीं घर की हाउसवाइफ के लिए हम वैसी महिला की डिमांड करते हैं, फिर वैसी महिला की इच्छा करते हैं जो घर के सारे काम-काज को करे। वहीं शादी-ब्याह का बात आए तो हम वैसा दुल्हन या फिर वैसा लड़की पसंद करना चाहते हैं जो अपने साथ बहुत ही दहेज लेकर आए। तो इस तरीके से हम अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग महिलाओं को अलग-अलग इच्छाओं को देखते हुए पसंद करते हैं। हमारा देश आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी हमारे देश में आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत ही पीछे है। इसका कारण यह है कि हमारा सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ पे पुरुष के बात को ज़्यादा सम्मान, रिस्पेक्ट, वैल्यू दिया जाता है। महिलाओं के बात को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। किसी भी डिसीजन मेकिंग जो भी किसी भी तरीके का डिसीजन अगर लिया जाता है तो वहाँ पे पुरुष के बात को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है। जिसकी वजह से महिलाएं बहुत ही तरीकों से डिस्क्रिमिनेट होती है। इसका रिजल्ट हम देख पाते हैं कि कैसे एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से महिलाएं कैसे समाज में पीछे-पीछे या बहुत ही पिछड़ती चली जाती है। पहला हम देख पाते हैं लिटरेसी रेट के हिसाब से, तो भारत में लिटरेसी रेट जो है पुरुषों का 76% है, वहीं महिलाओं का 54% है। इसका कारण यह है कि हमारे सोसाइटी में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से पेरेंट्स लड़कों के एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करती हैं पुरुष और महिलाओं के एजुकेशन पे खर्च करना पसंद नहीं करती है। इसका कारण यह है कि उनके दिमाग में यह बात सेट है कि लड़कियों पे अगर पैसा हम खर्च करते हैं, उन्हें पढ़ाते-लिखाते हैं, बाद में शादी होगा, दूसरे घर चली जाएगी, हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। यह सोच की वजह से वह लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। दूसरी बात, आज भी जो भी हाईली पेड वर्क हैं, वैल्यूएबल वर्क हैं, वहाँ पे पुरुषों का संख्या ज़्यादा है, महिलाओं का संख्या 9 के बराबर है। एक कानून पास हुआ इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 जिसमें बोला गया कि सेम काम अगर कोई व्यक्ति लड़का हो या लड़की हो करता है या करती है तो उन्हें सेम पेमेंट दिया जाए। लेकिन फिर भी कानून पास होने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे फील्ड हैं, ज़्यादातर फील्ड हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, वर्क का हो या सिनेमा का हो, फैक्ट्री का हो, वुमेन को कम पेमेंट दिया जाता है मेन के मुकाबले। यही नहीं, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आज भी लड़कों के जन्म को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है लड़कियों के मुकाबले। यहाँ तक कि लड़की को जन्म से पहले ही उनका एबॉर्शन करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश का जो सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही घट गया। चाइल्ड सेक्स रेशियो कहने का मतलब पर 1000 मेल पे कितना फीमेल है, उसे हम चाइल्ड सेक्स रेशियो बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919, कहने का मतलब 1000 लड़कों पे सिर्फ 919 लड़कियां हैं, बाकी के जो 81 लड़के हैं उनका शादी ब्याह नहीं होने वाला है क्योंकि लड़कियां ही नहीं हैं। तो ये सारे जो महिलाओं का जो भेदभाव किया गया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से, जिसकी वजह से महिलाओं को ज़्यादा रिस्पेक्ट समाज में नहीं मिला और वो पिछड़ी होती चली गई या पिछड़ते चली गई समाज में और उनका पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं से रिलेटेड जो भी इशू है उस पे ज़्यादा ध्यान बात नहीं दिया जाता है, कोई भी अटेंशन नहीं दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट यह निकला कि जो भी फेमिनिस्ट लोग हैं, जो वुमेन्स मूवमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने कंक्लूड किया कि हमारी बातों को, महिलाओं के बातों को अटेंशन तभी दिया जाएगा जब वह डिसीजन मेकिंग बॉडी के हिस्सा होंगे, जब वो इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने बात को एकदम दमदारी से रखेंगे, तब जाकर के उनके प्रति अटेंशन लिया जाएगा।
लेकिन 2019 के इलेक्शन में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें देखा गया कि लोकसभा के इलेक्शन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन सिर्फ 14.36% है। तो इस महिलाओं के इतने कम पार्टिसिपेशन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया या फिर सोचा गया कि इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाया कैसे जाए। और तो एक और बात कि ये तो लोकसभा का पार्टिसिपेशन 14.36% है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो यह प्रतिशत और ही बहुत ही ज़्यादा कम है, 5% से भी कम है। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो इसको ठीक करने का सिर्फ एक व्यवस्था है और वह व्यवस्था क्या है? महिलाओं के लिए सीट का रिजर्वेशन। जैसा पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है कि 1/3 सीट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसका परिणाम यह निकला कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नमेंट बॉडी में 10 लाख से भी ज़्यादा हो गया। इसी तरीके का रिजर्वेशन अगर हम लोकसभा के इलेक्शन में कर देते हैं तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और जिसकी वजह से वह महिलाएं अपना बात दमदारी से पार्लियामेंट में रखेंगे और उनके समस्याओं का समाधान थोड़ा जल्दी तरीके से होगा। तो इस तरीके का बिल पार्लियामेंट में अनेकों बार आया लेकिन पास नहीं हो पाया। लेकिन 2023 में एक बिल आया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसके तहत लोकसभा के इलेक्शन में भी महिलाओं का सीट रिजर्व कर दिया गया 33%। इस बिल के आने के बाद अब यह बहुत संभव है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या लोकसभा में बढ़ सकता है, जिससे महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलीजन के आधार पे जो समाज में डिवीजन पैदा होता है, डिवीजन क्रिएट होता है, उसके बारे में। भारत जैसा देश जहाँ पे अलग अलग धर्म के फॉलो करने वाले लोग रहते हैं तो लाजमी है कि डिफरेंस पैदा तो होगा। अब यह ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे एक ही धर्म के फॉलो करने वाले लोग रहते हैं वहाँ डिफरेंस पैदा नहीं होता, वहाँ भी होता। आयरलैंड के केस में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे एक ही धर्म के फॉलो करने वाले लोग हैं फिर भी डिफरेंस पैदा होता है। इसका कारण यह हुआ वहाँ पे कि अलग अलग जो लोग हैं सेम धर्म को अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ और डिवीजन पैदा हुआ। 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कैसे जेंडर पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, पॉलिटिक्स को अफेक्ट डालती है पॉलिटिक्स पे। पहला पॉइंट, गांधी जी कहा करते थे कि कोई भी पॉलिटिक्स धर्म के बगैर नहीं हो सकती या धर्म से अलग नहीं हो सकती। वहाँ पे गांधी जी का मतलब रिलीजन से हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म से नहीं है। यहाँ पे गांधी जी का मतलब अलग अलग धर्म में जो मोरल वैल्यूज़ हैं, अच्छी बातें हैं, उससे है। और गांधी जी का कहना यह है कि अलग अलग धर्म में जो अच्छी बातें हैं उसके बगैर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने देश से यह डिमांड रखा है कि सरकार को एक स्पेशल स्टेप्स लेना चाहिए जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके और कम्युनल राइट्स, धर्म के आधार पे जो भी मारपीट उठापटक होता है उसे रोका जा सके। तो धर्म के आधार पे जो भी मारपीट उठापटक होता है उसे हम लोग कम्युनल राइट्स बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, अलग अलग धर्म के फॉलो करने वाले लोग या अलग अलग धर्म में जो फैमिली लॉज हैं वह अलग अलग हैं और उस फैमिली लॉ की वजह से, अलग अलग फैमिली लॉ की वजह से वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वुमेन्स लोगों ने डिमांड रखा है कि सरकार को एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए या ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सभी धर्म के फॉलो करने वाले लोगों पे लागू हो, जिससे वुमेन्स का डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके, उनके साथ जो वायलेंस क्रिएट होता है फैमिली लॉ की वजह से वह कम हो सके। यहाँ पे फैमिली लॉ का मतलब क्या है? फैमिली लॉ मतलब वैसा कानून जो मैरिज से रिलेटेड हो, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो। तो अलग अलग धर्म जो है, अलग अलग रिलीजन जो है, उसके फैमिली लॉ अलग अलग हैं। ठीक है। तो दूसरी बात, कोई भी पॉलिटिक्स जो होता है वह रिलीजन्स से अच्छी बातें और अच्छी वैल्यूज़, आइडियल्स को लेकर के बहुत बेहतरीन हो सकता है। तो पॉलिटिक्स को होना चाहिए कि धर्म से जो भी इम्पोर्टेंट बात है, वैल्यूज़ हैं, उसको लेकर के करना चाहिए जिससे देश का भला हो सके। टेंशन तो तब क्रिएट होता है जब एक धर्म को फॉलो करने वाले लोग दूसरे धर्म के फॉलो करने वाले लोग के साथ
बैडली ट्रीट करने लगते हैं, अनइक्वल समझने लगते हैं, इन्फीरियर समझने लगते हैं। जब एक राष्ट्र को चलाने का आधार धर्म बनने लगता है तब टेंशन क्रिएट होता है। जब एक धर्म को फॉलो करने वाले लोग वैसी डिमांड करना शुरू करते हैं जो डिमांड दूसरे धर्म के फॉलो करने वाले लोग अपोज करने लगते हैं, तब टेंशन क्रिएट होता है। जब राष्ट्र, जब देश किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगता है दूसरे धर्म के मुकाबले, तब टेंशन क्रिएट होता है। और यही टेंशन जो क्रिएट होता है रिलीजन के आधार पे, इस तरह के बातों की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म बोलते हैं। तो एक कम्युनलिज्म थिंकिंग जिसके पास होता है वह क्या करेगा? पहला पॉइंट, किसी एक धर्म को सुपीरियर समझेगा और वह चाहेगा कि सब लोग उस धर्म को फॉलो करें, और दूसरे धर्म के फॉलो करने वाले लोगों को इन्फीरियर समझने लगता है। एक और बात, यह कम्युनलिज्म एक्सट्रीम पोजीशन पे तब चला जाता है जब जो एक धर्म को फॉलो कर रहा है व्यक्ति, वह दूसरे धर्म के व्यक्ति को अनइक्वल या सिटीजन नहीं मानता है और देश में रहने लायक नहीं समझता है, उस देश में रहने लायक नहीं समझता। दूसरी बात, जो धर्म सुपीरियर समझ रहा है, अगर वह मेजोरिटी में है तो वह चाहेगा कि राष्ट्र का धर्म उसका धर्म हो जाए। अगर कोई वैसा धर्म जो माइनॉरिटी में है और वह चाहता है कि लोग उसके धर्म को फॉलो करने लगे, तो उसका डिमांड यह होगा कि उसका जो धर्म माइनॉरिटी में है वह एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर ले, अलग देश बना ले, जो वहाँ पे सिर्फ वही धर्म को फॉलो करे। यह एक्सट्रीम पोजीशन होता है कम्युनलिज्म का। एक और बात, कम्युनलिज्म जो होता है वो पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीके से फॉर्म ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी कम्युनलिज्म होगा तब जो भी रिलीजन या जो भी एक पार्टिकुलर रिलीजन जो होगा वह प्रिजुडाइज करेगा, स्टीरियोटाइप्स करेगा दूसरे धर्म के रिलीजन को, और हमेशा अपने धर्म के रिलीजन को क्या समझेगा? सुपीरियर समझेगा। पहला पॉइंट तो यह हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि जो कम्युनल माइंड होगा वह हमेशा चाहेगा कि देश पे उसके धर्म का कब्जा हो, उसके धर्म के कम्युनिटी का कब्जा हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी पॉलिटिक्स होगा, जो भी नेता होगा, वह अपने धर्म के लोगों को मिलाने के लिए, एकजुट करने के लिए इमोशंस का यूज करेगा, इमोशनल अपील करेगा, अपने धर्म का सिंबल को यूज करेगा, अपने धर्म के लीडर्स का यूज करेगा और लोगों को डराएगा कि अगर हमारे धर्म को बचाया नहीं गया, हमारे धर्म को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो आप खतरे में आ सकते हैं। इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल अपील किया जाता है। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और ये सब होता है कम्युनलिज्म की वजह से। कभी कभी कम्युनलिज्म की वजह से बहुत ही कम्युनल राइट्स, वायलेंस, मैसेकर, नरसंहार का भी रूप ले लेता है। जैसा कि हम लोगों ने आज़ादी के समय जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो हम लोगों ने कम्युनलिज्म का एक उग्र रूप को देखा था जिसमें हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में अनेक धर्म के फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो संविधान निर्माण की बात हुई, तो संविधान निर्माताओं को यह शक था कि इतने धर्म को फॉलो करने वाले लोग जिस देश में रहें वहाँ फ्यूचर में कम्युनलिज्म जरूर होगा, और हुआ भी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को कुछ इस प्रकार से बनाया कि कम्युनलिज्म को हैंडल किया जा सके, और भारत के निर्माताओं ने भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की या बनाया भी, और बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में एडॉप्ट किया गया, लाया गया, जो भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाता है। सबसे पहला प्रोविज़न जो संविधान निर्माताओं ने डाला हमारे संविधान में वह है कि भारत देश का कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। कहने का मतलब कि भारत किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करता है, सब धर्म को बराबर मौका दिया जाता है, सब धर्म को बराबर रिस्पेक्ट दिया जाता है। जैसा कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म एक ऑफिशियल धर्म है, ऑफिशियल रिलीजन है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म एक ऑफिशियल रिलीजन है, वैसा ऑफिशियल रिलीजन हमारे भारत का कोई नहीं है।
दूसरा जो प्रोविज़न हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में डाला वह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान में यह पॉइंट डाला गया कि भारत में रहने वाले हर लोग के पास यह आज़ादी है कि वह अपने पसंद के धर्म को फॉलो करे, अपना जो फॉलो कर रहा है रिलीजन उसको अपने धर्म से प्रोपेगेट करे, मनाए, सेलिब्रेट करे। अगर उसकी इच्छा यह भी है कि वह किसी धर्म को फॉलो ना करे तो यह भी उसकी चॉइस है, यह भी उसकी आज़ादी है। तीसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी दिया गया है कि धर्म के आधार पे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और उसी समय चौथा पॉइंट जो हमारे संविधान में डाला गया वह यह है कि संविधान में यह लिखा गया है कि स्टेट यानी कि सरकार धर्म के मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक जब तक कि किसी का फंडामेंटल राइट्स न छीन रहा हो। ठीक है, कहने का मतलब कि जनरली सरकार किसी भी धर्म के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा तब तक जब तक कि उस धर्म के जो बिलीफ्स हैं, जो आइडिया है, उस आइडिया या बिलीफ से किसी को इन्फीरियर ना समझा जाए या उसके फंडामेंटल राइट्स न छीन रहा हो। जैसे एक एग्जाम्पल है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अनटचेबिलिटी का प्रोविजंस था, छुआछूत का व्यवस्था था, जिससे जो हिंदू धर्म में जो लोग थे, नीचे जाति के लोग, उनको अछूत समझा जाता था, उन्हें किसी पब्लिक प्लेसेस पे जाने के लिए रोका जाता था। तो इस प्रोविज़न से जो हिंदू धर्म में था, इससे उस दलित लोग या जो नीचे जाति के लोग थे उसका फंडामेंटल राइट्स छीन रहा था, उसे अनइक्वल समझा जा रहा था, जो देश के संविधान के खिलाफ था। तो सरकार ने इस मामले में इंटरफेयर किया और एक कानून लाया जिसमें अनटचेबिलिटी एक्ट को प्रावधान दिया गया और इसको बैन किया गया अनटचेबिलिटी को। अगर अब कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पे या नीचे जाति के आधार पे अगर नीचे जाति के आधार पे अगर किसी को कहीं पे भी जाने से रोका जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो इन सारे प्रोविज़न के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की, जिससे कम्युनलिज्म की वजह से जो हानि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम से कम किया जाए। दूसरी बात, संविधान में सिर्फ प्रोविज़न ला देने मात्र से कम्युनल राइट्स कम नहीं होगा। यह तभी कम होगा जब लोग खुद समझदार होंगे, लोग खुद अवेयर होंगे कि ऐसे करने से देश का नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा, उसके फ्यूचर का नुकसान होगा। तभी जाकर के कोई देश अच्छा या बेहतर हो सकता है। कास्ट के आधार पर डिवीज़न, अभी हम लोगों ने जेंडर और रिलीजन के आधार पर डिवीज़न पढ़ा। अब कास्ट जो है, कास्ट का पॉलिटिक्स पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। हर समाज में कुछ ना कुछ इनइक्वलिटी होता है, जिसमें से कास्ट एक एक्सट्रीम फॉर्म है। हर सोसाइटी में जो ऑक्यूपेशंस होता है, धंधा होता है, काम करने का जो पेशा होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करता है और कास्ट सिस्टम उसका एक एक्सट्रीम फॉर्म है। ठीक है, सेम कास्ट के ग्रुप चाहते हैं कि वह एक अलग सोसाइटी में रहे, उसका एक अलग ग्रुप हो जो सेम तरह के प्रैक्टिस को फॉलो करे, सिमिलर तरह का काम करे, और ये जो सेम तरह के जो कास्ट होते हैं वो अपने ही जाति के लोगों में शादी विवाह रचाते हैं जिससे वो एक दूसरे से बॉन्डेड रहे। ठीक है, भारत में जो कास्ट सिस्टम था वह एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स के आधार पर था। कहने का मतलब यह कि जो भारत का जो कास्ट सिस्टम था उसमें ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को इन्फीरियर समझते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, उन्हें अछूत मानते थे, उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे जाने का अलाउंस नहीं हुआ करता था। तो इन सब को देखते हुए भारत में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, सोशल रिफॉर्मर्स ने इस बात को उजागर किया और बताया कि जो छोटे जाति के लोग हैं, जो नीचे जाति के लोग हैं, उन्हें भी भगवान ने ही बनाया है और उन्हें अछूत जैसा बिहेव करना अच्छी बात नहीं है। उसमें कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के नाम हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ज्योतिबा फुले, गांधी जी, PR अम्बेडकर, ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने इस तरह के कास्ट सिस्टम को नकारा और लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया कि सब धर्म के
या सभी जाति के जो लोग हैं वह सब भगवान के बनाए हुए ही बच्चे हैं और सबके साथ इक्वल बिहेव करने की कोशिश करना चाहिए, इक्वल मानना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुआ, काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, कास्ट सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। आज के समय में हम जहाँ चल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे बगल में कौन जा रहा है, किस जाति के जा रहा है, किस जाति के लोग जा रहे हैं। जिस होटल में हम खा रहे हैं, हमें थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस जाति के लोग हैं या किस जाति के हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले अगर हम एक ही जगह खाते तो बहुत फ़र्क पड़ता कि किस जाति के वह हैं। अगर नीची जाति के होते तो वहाँ पे हम नहीं खाते या उसे हटा देते। लेकिन आज ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से और एजुकेशन की वजह से कम हुआ है, लेकिन कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी जब शादी ब्याह का बात आता है तो हम अपने ही जाति के लोगों को ढूंढते हैं। डिस्क्रिमिनेशन आज भी उपलब्ध है, आज भी अनटचेबिलिटी 100% ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी हम डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं जाति के आधार पे, अनटचेबिलिटी देख सकते हैं जाति के आधार पे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट उतारती है, जिस जगह से उतारती है, तो वहाँ पे देखती है कि किस जाति के लोगों का संख्या ज़्यादा है। जिस जाति का संख्या वहाँ पे ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल पार्टी उसी जाति का कैंडिडेट वहाँ पे उतारती है ताकि इलेक्शन जीत सके। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी और उसका कैंडिडेट यह अपील करता है वहाँ पे जा कर के कि जब वह इलेक्शन जीतेगा तो वह जो उसका पार्टी है वह उस जाति के भलाई का काम करेगी, उसके उत्थान का काम करेगी, उसके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसको बंद करवाएगी। तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आने की वजह से संविधान के आगे सभी जाति के लोगों को बराबर समझा गया और सभी जाति के लोगों का वोट का वैल्यू बराबर समझा गया, जिसका रिजल्ट यह निकला कि पॉलिटिकल पार्टी और उसका कैंडिडेट उस जाति के या हर तरह के लोगों को प्रमोट किया, आगे बढ़ने के लिए बढ़ाया और बोला कि आप बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कीजिए और अपने जाति के कैंडिडेट को जिताइए ताकि वह आपके फ्यूचर को बेहतर कर सके, आपका बेहतर कर सके, आपके जाति का बेहतर कर सके। अब सिर्फ कास्ट ही पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता है कि सिर्फ एक कास्ट के कैंडिडेट को उतार दिए और उस जाति के भलाई का बात बोल करके हम इलेक्शन जीत जाएं, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही जाति के लोगों की बहुमत नहीं होती है। मान लेते हैं कि एक ही जाति का बहुमत है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस जाति के सारे लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के खास कैंडिडेट को ही पसंद करें। किसी भी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक जाति का बहुमत नहीं होता। मान लेते कि अगर बहुमत है भी तो ज़रूरी नहीं है कि उस कास्ट के सभी वोटर्स किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दे। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, तो सिर्फ एक कास्ट को ध्यान में रख कर के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता है। उसके लिए 2-3 कास्ट को ध्यान में रख कर के इलेक्शन लड़ा जाएगा, तभी इलेक्शन जीता जा सकता है। तो यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि कोई भी जो पॉलिटिक्स होता है कास्ट के आधार पे सिर्फ नहीं जीता जा सकता है। कास्ट मैटर करती है, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करती है कि सिर्फ कास्ट के आधार पे इलेक्शन जीता जा सके। क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग कास्ट के लोग के कैंडिडेट को वहाँ पे खड़ा करती है, जिसकी वजह से वोट बट जाता है और इलेक्शन हारने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी जगह से इलेक्शन जीतना है तो कास्ट को ध्यान में रखने के साथ अलग कास्ट के लोगों को भी ध्यान रखना होगा और तब जाकर के इलेक्शन जीता जा सकता है। कैसे पॉलिटिक्स
कास्ट में किया जाता है, पॉलिटिक्स इन कास्ट होता है, देखते हैं। हर जाति के लोग बंधे होते हैं, बंध करके चाहते हैं, टाइज होकर के चाहते हैं कि वह बड़ा हो सके। जिसकी वजह से बड़ा कैसे होगा, तो अपने जाति के साथ उसके जाति के फॉलो करने या उसके जाति से मिलती जुलती जो जाति है उसको यूनाइट करता है और बड़ा होने का कोशिश करता है। दूसरी बात, जो अलग अलग जाति के लोग हैं वो सेम जाति के लोग के साथ क्या करता है, कोलिशन करता है, गठबंधन करता है और नेगोशिएशन करता है। नेगोशिएशन के अंदर समझौता करता है कि हम सब मिल करके आवाज़ उठाएंगे और अपने आप को, अपने जाति के लोगों को, ग्रुप्स के लिए भलाई का काम करेंगे और आवाज़ उठा करके सरकार तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारे जाति के लोगों का भला हो सके, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। जिसकी वजह से नए तरह के कास्ट ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ। हम देख सकते हैं बैकवर्ड कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट के ग्रुप में। बैकवर्ड कास्ट करने का मतलब क्या, छोटी जाति के 2-3 जातियों, 5-6 जातियों के ग्रुप को मिला करके बैकवर्ड ग्रुप बनाया गया। और फॉरवर्ड ग्रुप मतलब ऊंची जाति के ग्रुप्स को मिला करके फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप बनाया गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो इससे फ़ायदा एक यह निकला कि जो छोटी जाति के लोग या फिर जो नीचे जाति के लोग जो अपना ग्रुप बनाया, वो सब मिल करके समझौता करके अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया, अपने डिमांड को सरकार तक पहुंचाया, जिससे अपने डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ जो हो रहा है वो सरकार तक पहुंचाया। और सरकार ने उसके भलाई के लिए बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिससे उसका सम्मान, उसका डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो सके, उसका सम्मान समाज में आ सके, उसे भी अपॉर्चुनिटी मिल सके पॉलिटिकल एरिया में, उसे भी अपना आवाज़ उठाने का मौका मिल सके। और उन्हें मिला भी, और उनका जो वर्चस्व था जो पहले नहीं हुआ करता था, वो धीरे धीरे उनका समाज में नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हुआ। दूसरी बात, जब पॉलिटिक्स का ध्यान जब कास्ट के तरफ चला जाता है तो इसका एक डिमेरिट भी है। ये तो फ़ायदा हम देख लिए कि कैसे जब पॉलिटिक्स किया जाता है कास्ट के आधार पे तो उस कास्ट के ग्रुप्स का फ़ायदा होता है, ठीक है, वो समाज में नॉर्मल स्टेट में आ पाते हैं, उसे मौका मिल पाता है पढ़ाई का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। लेकिन इसका कुछ डिमेरिट भी है। इसका डिमेरिट यह है कि सरकार, देश भटक जाती है दूसरे मुद्दों से। जो मुद्दा है गरीबी का, जो मुद्दा है करप्शन का, डेवलपमेंट का, इस मुद्दा से सरकार कभी कभी भटक जाती है कास्ट के मैटर को सुलझाने को लेकर के, ठीक है। तो देश को चाहिए कि कास्ट के मैटर के साथ साथ देश का जो डेवलपमेंट है उस पर भी ध्यान देते रहना चाहिए, इन सब से बढ़ करके। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कास्ट डिवीज़न के आधार पे, या कास्ट जो है, कास्ट डिवीज़न वो टेंशन बहुत बड़ा क्रिएट कर देता है, कन्फ्लिक्ट कर देता है, कन्फ्लिक्ट कर देता है, कभी कभी तो वायलेंस का भी रूप ले लेता है, जिसकी वजह से जो अच्छा नहीं है। तो इसे ध्यान में रख करके सरकार को जो भी कदम है उठाना चाहिए।